करता हूँ। आज जो हमारा जो कृषि चौपाल है उसका विषय गेहूँ और चने की उन्नत प्रजातियाँ हैं। बेसिकली बहुत सारे किसानों का प्रश्न आता है कि गेहूँ की हम कौन सी प्रजाति लगाएँ और हमारे पास इतना पानी है या तो बेसिकली जो आपकी आवश्यकता के अनुरूप जो किस तरह का गेहूँ आपको उगाना है वो और पानी की उपलब्धता के आधार पर हम जनरली डिसाइड करते हैं। और तो आज ये महत्वपूर्ण विषय है। जो इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है, अभी से ये रबी सीजन का हमारा पहला वीकली कृषि चौपाल है। हमने सोयाबीन के उसमें 11 कृषि चौपाल किए थे, जिसमें बोनी से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक की हमने जानकारी कृषि चौपाल के माध्यम से शेयर करी थी। और तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को शुरू करें। जोशी सर। धन्यवाद अनिल। मेरे सारे सॉलिड डेली डाइट के साथियों और किसान भाइयों, आशा है आप लोगों ने दिवाली अच्छी तरह से मनाई होगी। तो आज अपन थोड़ी सी गेहूं और चने की किस्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं आपको कि हालांकि किसान भाई हमेशा जागरूक रहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी नई किस्म आई और कितनी जल्दी वो उसको प्राप्त कर सकें, पर इसके साथ ही एक बात ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि जब तक आप अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तब तक किसी भी नई किस्म से बहुत अच्छा उत्पादन लेना संभव नहीं है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भारत में गेहूं की प्रजातियां बाहर से आई थी और ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ गेहूं के और चावल के कारण, तो खाली किस्मों की वजह से नहीं आपकी इतनी ज़्यादा उपज बढ़ी। उसमें एक और फैक्टर था कि उसको न्यूट्रिशन ठीक मिला। नई जातियां जो थी अधिक उत्पादन देती थी, उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए था, और जब वो उसको साथ में मिला तो आप इस स्थिति में आए कि आज आपके पास गेहूं और चावल के भंडार भरे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है हमारे पास। तो वैरायटी के जानना बहुत ज़रूरी है, पर साथ में अच्छा मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि सोयाबीन में हम बात करते हैं तो पुराना जो लिटरेचर अगर आप देखें तो अमेरिका में जब सोयाबीन होता था उनके यहाँ 2 टन उपज होती थी, और हमारे यहाँ जो ट्रायल हुई उसमें 3.9 से 4 टन पर हेक्टेयर उपज सोयाबीन की आई है। पर उसके बाद हम लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया फसल को उगाने में। अगर ठीक से उगाते तो शायद हमारी उपज भी ज़्यादा होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किस्मों के अलावा जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वो भी बहुत ज़रूरी है। और बार बार मैं दोहराता हूँ कि आपको गोबर की खाद हमेशा डालना चाहिए, बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए, संतुलित पोषण देना चाहिए। अगर संतुलित पोषण देने में जो रिकमेंडेड है उतना उतना पैसा आप नहीं लगा सकते, तो उसी अनुपात में आपको कम करके फसल को न्यूट्रिशन देना चाहिए। जहाँ सल्फ़र की कमी लगती है वहाँ सल्फ़र देना चाहिए। जिंक की कमी हमारी मिट्टी में अगर वो नहीं देंगे तो भी फसल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो इस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में कभी बाद में हम फिर से बात कर लेंगे। तो हम लोग किस्मों की तरफ आते हैं। तो गेहूं में 2 चीज़ें, एक तो आपको ये चाहिए कि बोने का समय कब बोएंगे आप, और दूसरा कितना पानी है आपके पास। ये 2 चीज़ें सुनिश्चित करती है कि गेहूं की कौन सी किस्म आपको उगाना चाहिए। दूसरी स्लाइड लगा दिए अनिल, स्लाइड लगा रहे हैं? स्लाइड दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ चलिए, दूसरा ले लीजिए इसके बाद।
ठीक है, दूसरा ले लीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, इसमें मैं यही बता रहा था कि किस्मों के साथ उसका प्रबंधन भी आवश्यक है, और ख़ास करके जो जो बैलेंस न्यूट्रिशन है फसल को देना, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, या कोई भी फसल हो, जब तक आपको ठीक से उसको खाना नहीं देंगे तो आप ये आशा मत करिए कि उस वैरायटी का पूरा पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ये उपज ज़रूर बढ़ेगी, पर जितनी ज़्यादा हम चाहते हैं, जितना ज़्यादा उत्पादन हम चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। अभी यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई है, और मैं ये बताना चाहता था कि दो चीज़ें हैं गेहूं के काश्त में। पहला है कि आप बोना कब चाहते हैं, और अगर बोने का टाइम कुछ आपको निर्धारित है तो आपको कौन कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा आपके पास पानी कितना है, और तीसरा उसके पोषण के लिए क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, स्लाइड में मैंने ये अगेती, जो मतलब अगर अगर अभी जो समय चल रहा है 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच, अगर आप किस्मों को बोना चाहते हैं, सोया गेहूं की फसल लेना चाहते हैं, और ऐसी फसल लेना चाहते हैं जिसमें सिर्फ 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता हो, तो इतनी सारी वैरायटीज आपके पास उपलब्ध है। जैसे दो तरह की हैं आपके पास, कठिया कठिया गेहूं है और चंदोसी गेहूं है, शरबती गेहूं जिसको कहते हैं। तो शरबती गेहूं में तो आपके पास कितनी वैरायटी देखिए, ये हर्षिता है, पूसा बहार है, पूसा उजाला है, ये HI-1634 एक नई किस्म आई है, पूसा हिल्या है, CG-1029 है जिसको कनिष्का के नाम से जानते हैं, JW की वैरायटीज़ है, JW 3020, 3173, 3211, JW 3269, MP3288 और DBW 110। इतनी वैरायटी आपकी शरबती में है जिसको आप उगा सकते हैं कम पानी में, और इस समय में बोनी करके, जो वक्त चल रहा है उसके अंदर बोनी करके। अगर आप मालवी लेना चाहते हैं, अगर मालवी किस्में लेना चाहते हैं, तो HI-8777 पूसा गेहूं, जिसको पूसा गेहूं 877 कहते हैं जिसको, दूसरा है HI-8802, ये पूसा गेहूं 8802 कहते हैं इसको, HI-8805 और HI-8823 पूसा प्रभात, ये भी नई किस्म है, DDW एक किस्म है 47, और US-466। इतनी सारी कठिया गेहूं की किस्म हैं, ये आप ले सकते हैं। और जब इसमें पानी आप 1 या 2 ही देंगे और इन किस्मों को लेंगे और समय में लगा लेंगे इस समय पे, और न्यूट्रिशन जो उसका है, जो मैंने 80-40-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के हिसाब से इसको देंगे। इसको आप जानते हैं कैसे देना चाहिए, क्यों फास्फोरस और पोटैश की मात्रा तो आप शुरू में पूरी डाल सकते हैं, आखिरी बार खेत तैयार करते वक्त आधी नाइट्रोजन देना चाहिए, और फिर पहला पानी देते वक्त बाकी बची हुई नाइट्रोजन देना चाहिए। तो अगर इस अनुपात में आप इसको इन किस्मों को पोषण देंगे तो आपको 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज मिलने की संभावनाएं रहती है। तो अभी बिल्कुल सही समय है। अगेती किस्में इतनी सारी है आपके पास, सिंचाई 1-2 है तो उससे काम चल जाएगा, और 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में इनको बोने का समय है। तो ये अगेती किस्में हैं। इसके आगे चलते हैं। अगर आप 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में बुआई करना चाहते हैं गेहूं की, उसको हम कहते हैं समय से बुआई। इस समय से अगर बुआई करते हैं सबसे ज़्यादा उपज प्राप्त होती है, और इसमें अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो 4 से 5 सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5, मतलब अगर किसान के पास 3 है तो भी काम चलेगा, पर उपज उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी 4-5 सिंचाई देने पे आती है। थोड़ा सा फर्क इसमें यह है कि आपको शरबती गेहूं के अलावा जब कठिया गेहूं लेंगे आप, तो न्यूट्रिएंट थोड़ा सा बदल के देना पड़ेगा। जैसे शरबती में आपको 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटैश, अगर इस मात्रा में देंगे तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। और कठिया मालवी को थोड़ा सा ज़्यादा, 120 किलो नाइट्रोजन तो उतना ही है, फास्फोरस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको 70 किलो के आसपास, और पोटैश 35 किलो के आसपास देना पड़ेगा। पहले साधारण तौर पर 30 बोल रहे हैं हम लोग। तो अगर इतना आप इसको पोषण देंगे तो आपको ये नीचे लिखी जो किस्में हैं
ये अच्छा उत्पादन देगी आपको। 50 से 60 कुंटल 5,000 से 6,000 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज मिलेगी। जो चंदोसी किस्म है, जो शरबती किस्म है, वो HI-1544 पूर्णा नाम से है। HI-1636 पूसा वकुला है, नई किस्म आई है, ये भी अच्छी किस्म है जो आपको अच्छी उपज देगी। इसके बाद JW-1201, JW-273, GW-322, GW-513, ये किस्में आपकी चंदोसी या शरबती की है। और अगर कठिया मालवी गेहूं में जाएंगे आप, कठिया मालवी गेहूं दोनों जिसको हम कहते हैं, HI-8663 पोषण के नाम से, दूसरी पूसा मंगल के नाम से है, तीसरी है पूसा अनमोल और पूसा तेजस। एक पूसा अभी एक वैरायटी और 2016 में वीट रिसर्च से आई है बाहर के, तो वो आपकी पूसा मालवी है। पर इस पूसा मालवी की जो उपज क्षमता है वो 40-42 कुंटल पर हेक्टेयर है। और बाकी जो किस्में हैं अगर ठीक से इसको आप लगाएंगे तो 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलने की पूरी संभावना रहती है। अगर 4-5 सिंचाई दे दी, समय से बोया, आपने ठीक से पोषण किया, अच्छा मैनेजमेंट है आपको, तो निश्चित रूप से इतनी उपज मिलने की संभावना रहती है। और कई किसान लेते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ना हम अगेती ले पाते हैं, ना समय से बोने वाली किस्मों को ले पाते हैं। पछेती किस्मों के लिए जो समय है वो दिसंबर से जनवरी तक का है बोने का। और उनको भी 4-5 सिंचाई चाहिए अच्छी उपज लेने के लिए। 3 में भी काम चलेगा, पर 4-5 ज़्यादा अच्छा होगा अगर दे पाए तो। और चंदोसी किस्म है, इसका जो पोषण प्रबंधन है उसमें थोड़ा न्यूट्रिएंट कम जरूरत पड़ती है क्योंकि लेट हम बो रहे हैं। और चंदोसी शरबती किस्म में है HI-1634 पूसा अहिल्या के नाम से है, JW-1202, GW-1203, MP 3336, राज और 4238, HD-2932 जिसको पूसा 211 भी कहते हैं हम लोग। और कठिया मालवी में भी आपके पास है, पोषण है, पूसा मंगल है, पूसा अनमोल है, पूजा, ये किस्में दोनों तरफ चल रही है। पहले में भी अगेती में भी थी, नार्मल में भी थी, और यहाँ भी कुछ चल रही है। तो और MPO 1255 ये पछेती किस्म है जो आपको देर से बोने के टाइम अपने फसल चक्र जो लगाते हैं उसके हिसाब से अगर देर से बोनी होती है, इन किस्मों का उपयोग करें, आपको 35 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल पाएगी। अब एक और बात है, मैंने ये हमारा जो गेहूं का संस्थान है उन्होंने हर अलग अलग वैरायटी, अगले स्लाइड ले लो, अलग अलग वैरायटी के लिए प्रबंधन बताया है। अगली स्लाइड ले लीजिए। हाँ, इसमें अलग अलग किस्मों के लिए उन्होंने प्रबंधन बताया है। ये ऊपर वाली पूसा प्रभात मैंने कहा है, पूसा वकुल है, ये एक नई किस्म है और अच्छी उपज देने वाली है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको इसकी टाइम क्या है, उपज कितना देना है, कब बोना चाहिए, है ना, और सिंचाई में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसकी जानकारी दी है। और इसके बाद नीचे कुछ किस्में हैं, इसमें शायद 1-2 किस्में ऐसी होगी जो 15 साल से ज़्यादा की है, नहीं तो ऊपर वाली जो किस्में हमने बताई है वो सब क्योंकि 15 साल बाद डीनोटिफाई हो जाती है वैरायटी, उसके पहले की किस्में हम लोगों ने कंसीडर नहीं की है। और इसमें टेबल में शायद एक आध वैरायटी ऐसी है जो कि 2005 में आई थी और उसका उपयोग अभी भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ किस्में जैसे पोषण संबंधी जो किस्में हैं नीचे दी हुई है, उनका गुण अवगुण दिए हुए हैं, अगर आप उसके हिसाब से भी आप करना चाहते हैं खेती उन किस्मों की तो अवश्य करें। तो ये तो हो गया गेहूं के बारे में, इतनी किस्में उपलब्ध है। अनिल, मैं चाहता हूं कि ये इनकी जो स्लाइड्स है अगर अपने लोगों के मार्फत किसानों के पास पहुंचा दी जाए, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी का किसी के लिए भी कई बार संभव नहीं होता कि नाम याद रखे। तो अगर उनके पास ये लिस्ट होगी और वो किसानों को बता पाएंगे या किसानों के पास भी ये लिस्ट चली जाए तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा। आगे चलेंगे, अगली जी स्लाइड। ये हम स्लाइड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एक हाँ, तो ये खास करके जो अपना किस्मों का है ना, तीनों टाइम पे किस्मों का जो है वो वैरायटी जरूर भेज दें। जी
अच्छा, इसी ये तरह चने में भी टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दें है ना, तो उसमें मैं भेज दूंगा सभी को, है टेक्स्ट हाँ, बॉक्स में। चाहे व्हाट्सएप से भेज दें, पूरा का पूरा ही हाँ भेज हाँ, दें, आपको व्हाट्सएप क्या। पे ग्रुप में शेयर कर देंगे, बाकी हाँ, अभी जो लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी तरह से मैं कह रहा था चने के लिए भी, उसमें भी आपका, हालांकि काफ़ी लोग, अब चना है तो काफ़ी टाइम से लोग जानते भी हैं और अच्छी तरह से उगाते भी हैं, और कम देखभाल में भी चने की अच्छी उपज हो जाती है कई बार। पर अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, सड़ी हुई खाद अच्छी डालें और सीड ट्रीटमेंट कर दें, क्योंकि ये तो दलहनी फसल है, पीएसबी से कर दें, मेसोराइजोबियम जो चने के लिए आता है उससे कर दें। डॉक्टर शर्मा कई बार बताते हैं कि कीटनाशक और कवकनाशक से अगर हम उपचार कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, और कई बार कीड़ों के प्रकोप में भी शुरुआत में बच सकते हैं। अच्छे न्यूट्रिशन के लिए 20-60-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डालना चाहिए इसमें। और ये चने के केस में तो आप एक बार में शुरू में ही डाल सकते हैं पूरी मात्रा। अगर चाहें तो जब फूल आते हैं, अगर उस टाइम 2% यूरिया का स्प्रे कर दें तो आपको और अच्छी उपज मिलेगी। और चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन का उपयोग कर सकते हैं। अब ये राजस्थान के लिए कुछ किस्में हैं, बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। नेक्स्ट ले लीजिए सर, अनिल नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ, ये चने के बारे में बताया मैंने, इससे भी नेक्स्ट ले लीजिए। ये देखिए इतनी सारी किस्में हैं, एटलीस्ट देशी और काबुली दोनों किस्मों को मैंने दिया। देशी में तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास, काबुली में भी हैं। कुछ वैरायटीज़ अपने ग्वालियर से निकली हुई है, कुछ पूसा से निकली हुई है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय से जे वैरायटीज़ निकली हुई है। तो इनमें से जो वैरायटी उपलब्ध हो उसको लेने का प्रयास करना चाहिए और उसकी काश्त करना चाहिए। ये राजस्थान के लिए किस्में हैं। अगली स्लाइड आपको देखिए तो मैं ये मध्य प्रदेश के लिए जो उपयोगी किस्में हैं, देसी और काबुली, दोनों का विवरण दिया गया है यहाँ पे। तो कृपया इन किस्मों का उपयोग करें, अच्छा प्रबंधन करें और ठीक तरह से देखभाल करके अच्छी उपज लेने का प्रयास करें। तो यही आज किस्मों के बारे में जो जानकारी देना चाहता था मैं, यही है। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो इसके बारे में तो बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अनिल, इतने सारे ऑप्शन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं अपन, इसमें से जो उपलब्ध हो जाए इनको मार्केट से तो आसानी होगी। और इसमें से कई किस्में शायद मिलती है मार्केट, क्योंकि मैं इंटरनेट पे देख रहा था, नेट पे भी अगर वैरायटी का नाम डालेंगे तो आपको बीज मिल जाएगा जी जी सर। दोनों फसलों का। बेसिकली मैं जनरली जो व्यक्ति मांगता है हमारे उस फ़ोन नंबर पे आता है कॉल, तो उस पे हम उनको व्हाट्सएप भेज देते हैं वैरायटी का। अनिल, बाकी अगर आप इससे वीट ब्रीडिंग वालों से लाइजन कर सकें और उनसे पूछ लें कि अगर उनके पास कुछ सीड उपलब्ध है गेहूं का, इंदौर वाला जो केंद्र है, तो अच्छा हम मदद कर सकते हैं किसानों को वहाँ से गेहूं का बीज देने में। हालांकि वो पहले से बुक कर लेते हैं, पर अगर फिर भी बचा हो उनके पास अच्छी उनकी अपनी किस्मों का, तो वो भी किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। जी, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ सर। या फिर वहाँ का वेबसाइट से लेके वहाँ का नंबर सबको दे दो, तो वो किसान खुद ही पूछ सकते हैं वहाँ पे। और अगर वहाँ से बातचीत किसानों की हो जाएगी तो इस साल नहीं तो अगले साल कोशिश करके वो लेने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि जी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ से बीज मिलता है। अच्छा, जी जी। सर थोड़ा सा मैं कुछ आयोजन करना पड़ेगा इस तरह से। हेलो हाँ सर, मैं कुछ जानना चाहता था। हाँ, बोलिए। सर जैसे गेहूं अपने पास पानी की कमी है सर अभी, हाँ तो सर अपने को जैसे हम सूखे में बोते हैं हाँ गेहूं, हाँ। तो जैसे मान लो उसके साथ जैसे अपन ये एमपी जैसे खाद मिला के बोना चाहिए कि नहीं? खाद किसी भी बीज के साथ मिला के नहीं बोना। नहीं और बोना चाहिए ना? सूखे में बोने करने की तो तरीका है, गेहूं में तो एक पानी थोड़ा बच जाता है आपका। जी सर। तो बोने के बाद सूखे में अगर खेत तैयार करके गेहूं में बुआई करके फिर पानी स्प्रिंकलर से दे दें या
कम किसी तरह से दें तो उसमें एक काफ़ी सारा पानी बच जाता है आपका इरिगेशन। जी सर। हाँ पर सर, इसी किस्मों का सिलेक्शन जरूर आप इस हिसाब से करें जो जो टेबल में मैंने बताई है, वो जी सर। क्योंकि काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद ही वीड ब्रीडिंग वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने ये इस तरह की अनुशंसा की। जी जी। और सर जैसे मान लो बोने के कितने दिनों के बाद मतलब अपन उसमें खाद डाले या यूरिया मतलब नहीं, डाले के? बताया ना मैंने, जो मैं रिकमेंडेशन हर 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 अगेती या टाइम्स या उसके बाद की मालवी या कठिया के लिए मैंने डोज बताए हैं आपको, जी है जी ना, इन स्लाइड में ऊपर लिखे हुए हैं वो भी। जी। तो ओके। फास्फोरस और पोटेशियम और आधा नाइट्रोजन, आधी जी सर। क्वांटिटी, वो आप बोते समय डाल सकते हैं। और और वो और पेड़ के? बाकी बाकी बचा हुआ जो है वो 20 दिन बाद या पहले बार इरिगेशन देंगे उस टाइम कर सकते हैं आप। जी पर एक बात ध्यान रखना, अगर इतने पूरा मात्रा नहीं दे पाए आप तो जी उससे आधी कर लें, 1/4 कर लें, पर ये प्रोपोर्शन यही रखना, जी सर। ये कि संतुलित पोषण मिले पौधों को। जी, क्योंकि सर मैंने है ना सर ये रासायनिक खाद के लिए डालना बंद कर दिया। मैं अक्सर गोबर खाद। आई डोंट नो, क्योंकि देखिए गोबर की खाद में आप न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना आप जानते हैं, बहुत कम होता है। और जी अगर बहुत ज़्यादा भी डालेंगे तो पूरा जितना ज़रूरत है पौधे को जी उसकी सर। पूर्ति तो नहीं हो पाएगी खास करके, क्योंकि गेहूं के पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि नाइट्रोजन हवा से ले ले, जैसे सोयाबीन और दूसरी पल्स क्रॉप ले लेती है। जी तो आप करिए, पर आप उपज के जो अच्छा उपज के जो लेवल हैं वहाँ तक सीरियल्स में पहुँचना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। जी सर। सीरियल क्रॉप्स में बहुत मुश्किल लगता है। थैंक यू।